हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान। आज मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और ये एक रेफ्रिजरेटर है। इस पे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बताना है कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। रेफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल्स को ही मद्देनज़र रखते हुए हमारा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है ये मुतारिफ़ किए गए हैं। तो आज हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा कि जब आप कोई रेफ्रिजरेटर रिपेयर कर लेते हैं या तैयार कर लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा रेफ्रिजरेटर परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट टू स्टार्ट द वीडियो। रेफ्रिजरेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हरारत हमेशा से ज़्यादा दर्जे हरारत वाली जगह से कम दर्जे हरारत वाली जगह की तरफ फ्लो होता है और ये हमारे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आप एक नज़र देख लें कि मैंने यहाँ पर 2 अदद थर्मामीटर लगाए हुए हैं और इस थर्मामीटर का अगर आप देख लें तो इस पर इस वक्त टेम्परेचर -13 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इसका सेंसर मैंने जो रेफ्रिजरेटर का नीचे प्लेट है उसके साथ अटैच करके लगाया हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर टेम्परेचर डाउन है, -13 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इस वक्त मैंने दरवाज़ा खोला है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है बहरहाल। अब दूसरा थर्मामीटर अगर आप एक नज़र देख लें तो दूसरे थर्मामीटर पर इस वक्त पानी का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी +12 है। और चूंकि ये पानी मैंने अभी 15 मिनट पहले ही रखा है इस रेफ्रिजरेटर में, सो इस वक्त इस पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा है देन कॉइल के टेम्परेचर से, -13 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से। इस वजह से वाटर जो है ये अपना हीट सप्लाई करेगा इस कॉइल के रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कॉइल लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल, ये पानी अपना हीट मुंतकिल करेगा इस कॉइल के अंदर और जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाएगा। यानी अगर इससे मुसलसल हीट इस कॉइल के अंदर जाएगा तो जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होके 0 की तरफ आएगा। ये प्रोसेस इवापोरेटर के अंदर इसी तरह ही जारी रहेगा और वाटर का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता रहेगा क्योंकि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर इस वक्त डाउन है और पानी जो है ये इसके कांटेक्ट में है, तो इस वजह से पानी से हरारत आहिस्ता आहिस्ता खारिज होके कूलिंग कॉइल के अंदर जज़ब होगा। ये तो था प्रोसेस इवापोरेटर के अंदर। अब अगर हम कंडेंसर के अंदर देख लें तो कंडेंसर में यही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ये देख लें, मैंने डिस्चार्ज लाइन पर एक सेंसर लगाया हुआ है और आप इसके थर्मामीटर पर टेम्परेचर भी इस वक्त देख सकते हैं 67.5, या आप इसको 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंसीडर कर सकते हैं कि इस वक्त डिस्चार्ज लाइन पर टेम्परेचर तकरीबन 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जो फिल्टर ड्रायर के पास यानी कंडेंसर का जो आउटलेट है, यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त देख ले, मैंने ये सेंसर लगाया हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंडेंसर में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है देखें, 67 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 33 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसका मतलब कि इस पूरे कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है तो कंडेंसर के इनलेट से आउटलेट तक जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 33 डिग्री ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कंडेंसर के अंदर चूंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो फिर टेम्परेचर क्यों डाउन हो रहा है। देखिए, चूंकि कंडेंसर इस वक्त एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है और एटमॉस्फेयर का एयर जो है वो इस पर लगता है और यहाँ पर अगर हम एम्बिएंट टेम्परेचर को देखेंगे तो एम्बिएंट टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो आसपास का टेम्परेचर है ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये क्यों है, क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर से एक फ़ैन लगा हुआ है और उसकी जो हवा है वो यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है, तो इस वजह से एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उसके कम होने की वजह से आपका टेम्परेचर तकरीबन 33 डिग्री तक कम हो रहा है। अब मैंने फ़ैन को ऑफ़ किया और आप देख सकेंगे कि इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसिंग के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली आपका कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ज़्यादा होना शुरू कर देगा। अब देख लें, एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वीडियो जो थोड़ी सी फास्ट मोड में चल रही है ताकि मेरी वीडियो की साइज़ जो है वो कम बने। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लें कि डिस्चार्ज लाइन पर जो टेम्परेचर है वो अब स्लाइटली यानी आहिस्ता से बढ़ेगा
सो ये आप देख लें। पहले इसमें इस थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 61 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो यहाँ पर इसको भी मैंने फास्ट मोड में लगाया है ताकि वीडियो का साइज़ कम बने। टेम्परेचर तो चूँकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो आप लोग देख लें इस वक्त 70, 71, और जो कंडेंसर के आउटलेट पर टेम्परेचर है वो तकरीबन वही सेम है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने कंडेंसर को थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, कंडेंसर की लेंथ को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसलिए नो मैटर फ़ैन चालू है या फ़ैन ऑफ है, मेरे कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर का डाउन होना है वो अच्छी तरह से होगा। सो इस वक्त आपने देखा कि थर्मामीटर पर टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा था। अब मैं जब दोबारा फ़ैन को ऑन करूँगा तो जो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया है वह फिर से डाउन होगा तकरीबन 67, 66 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो आप लोग फिर से देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त 74.5 तक टेम्परेचर जो है वो चला गया है। सो मैं यहाँ पर वीडियो को दोबारा से फास्ट मोड पे चला रहा हूँ और इस वक्त टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि वो डाउन होता जा रहा है। 72, अब 71 पे आएगा, फिर इसके बाद 70 से नीचे आएगा। सो इसी तरह टेम्परेचर डाउन हो रहेगा क्योंकि फ़ैन चालू हो गया और यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर दोबारा से जो है ना वो कम हो रहा है। सो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन के, जिसमें जो इवापोरेटर के अंदर पानी था उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसका हीट जज़ब हो रहा था कूलिंग कॉयल में, और कंडेंसर में ये अमल उल्टा हो रहा है। कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा है और एम्बिएंट का टेम्परेचर कम है, तो कंडेंसर अपना जो हीट है वो एम्बिएंट को दे रहा होता है। सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था कि हरारत हमेशा से ज़्यादा दर्जे हरारत वाली जगह से कम दर्जे हरारत वाली जगह की तरफ फ़्लो करता है नेचुरली। दूसरा जो प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन का, उसमें है कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के लिए एवापोरेटर में लिक्विड से वेपर का फेस चेंज करना, और ज़्यादा हीट रिजेक्ट करने के लिए कंडेंसर में वेपर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट में फेस चेंज करना। देखिए, इस कंडेंसर के जो दरमियाना हिस्सा है, दरमियाने पार्ट में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और इस दौरान ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। सो यहाँ पर कंडेंसर के दरमियाने पार्ट में जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बाहर खारिज होता है, जिसके नतीजे में रेफ्रिजरेंट आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इस वीडियो में आपको बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। पहले आप ये जान लें कि जो प्रोसेस वहाँ पे कंडेंसर में होता था फेज़ चेंज के अमल का, वही अमल यहाँ पे भी होता है लेकिन उल्टा होता है। और यहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना फेज़ चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर से आता है वो जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस दौरान दो फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा आपका ये मिलता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो इस फेज़ कन्वर्जन के अमल के दौरान होता है, और दूसरा फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेफ्रिजरेंट जब सक्शन लाइन के ज़रिए से कंप्रेसर तक आता है, तो कंप्रेसर को वेपर की हालत में ही रेफ्रिजरेंट चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर लिक्विड की हालत में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस नहीं कर पाता। इसी तरह कंडेंसर में जो फेज़ चेंज का अमल होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर भी कंडेंसेशन के दौरान दो फ़ायदे होते हैं। जब रेफ्रिजरेंट आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो एक फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ से ज़्यादा हीट बाहर की तरफ रिजेक्ट होता है, और दूसरा फ़ायदा इसकी होता है कि जब रेफ्रिजरेंट आगे कैपिलरी ट्यूब की तरफ जाएगा, तो रेफ्रिजरेंट जब लिक्विड में होगा तो वो अच्छी तरह से थ्रॉटलिंग के लिए कंट्रोल हो सकेगा। अगर ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट ना हो और वेपर में ही हो, तो इसको कैपिलरी ट्यूब के अंदर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और हमारा थ्रॉटलिंग का अमल ही पॉसिबल नहीं होगा। और अगर रेफ्रिजरेंट का थ्रॉटलिंग यानी एक्सपेंशन ही पॉसिबल नहीं होगा, तो आगे इवापोरेटर में हमारा कूलिंग ही कोई नहीं होगा। सो ये रेफ्रिजरेशन का दूसरा उसूल था, और उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो रेफ्रिजरेंट का फेज़ चेंज होता है कंडेंसर में और इवापोरेटर में, उसका बेनिफिट क्या होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन का, वो ये है कि जो भी आपके कंडेंसर कॉयल हैं या जो भी इवापोरेटर कॉयल हैं, वो अच्छे मटेरियल के बने होने चाहिए, ताकि हीट को अपने अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ जो है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो सकें। अगर मैं इस कंडेंसर की जगह यहाँ पर कॉपर का कंडेंसर लगाऊंगा, तो डेफिनेटली जो मेरा हीट ट्रांसफ़र होगा रेफ्रिजरेंट से बाहर एटमॉस्फेयर तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर में हीट बेरिंग कैपेसिटी यानी हरारत को मुंतकिल करने का जो एबिलिटी है वो कॉपर में ज़्यादा होता है। और इसी तरह सेम एवापोरेटर में भी है। एवापोरेटर में इस
प्लेट के नीचे जो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है वो एल्यूमिनियम का लगा हुआ है। और अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लगा होता तो जो मेरे कूलिंग का अमल होता, यानी बर्फ़ बनाने का जो अमल होता, वो इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाता। सो ये था तीसरा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जो कि हीट एक्सचेंजिंग जो कॉइल्स हैं एवापोरेटर और कंडेंसर, यानी वो अच्छे मटेरियल के बने होने चाहिए। चौथा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ऑल एनर्जीज आर कन्वर्टेबल इन ईच अदर, यानी तमाम एनर्जीज़ एक दूसरे के शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर को हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को हम देते हैं तो ये उसको कन्वर्ट करता है इनटू शाफ्ट वर्क। शाफ्ट चूँकि रोटर के साथ लगा होता है, रोटर के घूमने की वजह से शाफ्ट भी घूमता है, तो शाफ्ट वर्क फिर आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी पिस्टन और सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव होता है। फिर उसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी, यानी रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, वो घटता है, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा आपकी यही एनर्जीज जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कमी वाक़या होती है तो इससे डायरेक्टली आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कमी होगी, फिर उसके बाद हीट एनर्जी में कमी होगी, और हत्ता कि आपका कूलिंग का जो अमल है वो ही सुस्त चलेगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।